वेलकम टू शुक्लाइटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्लाइटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र पेपर 2 बीए द्वितीय वर्ष के चैप्टर 6 के बारे में और जानेंगे चैप्टर 6 के अंतर्गत किन किन मुद्दों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनमें आता है आपका आर्थिक कारक। तो इससे पहले हमने चर्चा करी थी किसके बारे में? इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रौद्योगिकीय कारक के बारे में चर्चा करी थी और ये कारक किसके संबंध के हैं? तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका और किस प्रकार से प्रौद्योगिकी के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है, इसी पर हमने चर्चा करी थी अगले वीडियो में। इससे पहले वीडियो यानी 5वें लेक्चर में। चौथे लेक्चर में हमने बात करी थी, यानी चौथे चैप्टर के अंतर्गत हमने बात करी थी कि जनसंख्यात्मक कारक के कारण से, मतलब जनसंख्या से किस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है, इसको हमने समझा था। उससे पहले हमने जो है चैप्टर 3 के अंतर्गत जैविकीय कारक से समझा, जैविकीय कारक या प्राणशास्त्रीय कारक समझा था कि उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ हमने डार्विन के सिद्धांत को भी चर्चा कर लिया था। और उससे पहले हमने दूसरे अध्याय के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के जो विभिन्न प्रतिमान होते हैं, जैसे प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान, साथ ही साथ उसी में आपका जो है रेखीय परिवर्तन और उसके बाद में चक्रीय परिवर्तन और तरंगीय परिवर्तन, तीनों परिवर्तन पर हमने चर्चा कर ली थी। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाए रेखीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन और तरंगीय परिवर्तन तो ये होता है, तो जो प्रथम प्रतिमान होता है वही रेखीय परिवर्तन होता है, जो द्वितीय प्रतिमान होता है वही तरंगीय परिवर्तन होता है और जो तृतीय प्रतिमान होता है वही चक्रीय परिवर्तन होता है। इसको विस्तार से हमने अध्याय 2 के अंतर्गत समझाया, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ अध्याय 1 के अंतर्गत हमने बताया है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन जो होता है शब्द ये क्यों होता है और इसका क्या मतलब होता है, अगर समाज में क्या कौन सी ऐसी क्रियाएं घटित हो रही हैं जिनको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या घटित हो रही है जिनको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, इन्हीं बातों पर हमने चर्चा करी थी। पूर्ण रूप से विभिन्न विद्वानों के अनुसार हमने समझ लिया था। ठीक, तो अब हम बात करेंगे आर्थिक कारक की। इसी प्रकार से आगे आएगा आपका सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक। इसी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी का जो है, जैसे जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी संचार होते हैं उनसे समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ उसको देखेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और उसके बाद में फिर हम जो है साथ ही साथ एक प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछा था, इन प्रश्न पर भी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि कार्ल मार्क्स और बेबलिन, ये दो विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, इनके विचार हैं सामाजिक परिवर्तन के। तो यानी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कार्ल मार्क्स ने भी विचार दिया है और बेबलिन ने भी विचार दिया है। तो दोनों के विचारों को हम समन्वयात्मक रूप से देखेंगे कि किनके विचार में, मतलब दोनों के विचारों का हमको क्या करना है, तुलना करनी है। ठीक है, तो दोनों के विचारों की तुलना कर लेंगे हम। तो आपका ये सामाजिक परिवर्तन जो होगा ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे जिंदगी में छूट के नहीं जाएगा। उसके बाद में उद्विकास क्या होता है, ठीक है, सामाजिक उद्विकास, इन सभी के जो स्तर होते हैं इन सभी पर चर्चा करते हुए प्रगति क्या होती है, जनमत क्या होता है, ठीक है, लोकतंत्र, ये सभी सारी चीज जितने भी इसमें आती रहेंगी मैं बताता चलूंगा। प्रथा क्या होता है, कानून क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे विस्तार से एकदम से और आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो बस ये ना देखो कि समय कितना लग रहा है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था बहुत कम समय में बता दीजिए। कम समय में भैया, हम तो कम समय में जो है बताना हो तो सीधे सीधे कहो, जो लिखा है वही पढ़ दे, लेकिन जो आपको बेसिक फंडा होता है समझाने के लिए, वो जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि जो आप समझने का जो तरीका होता है उसी को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं और कॉन्सेप्ट मानी अवधारणा होती है। अवधारणा में आपका मीनिंग, डेफिनेशंस इत्यादि, स्कोप जो है, नेचर सब आ जाता है, यानी प्रकृति, आपका विषय क्षेत्र सब आ जाता है अवधारणा के अंतर्गत। तो जब किसी चीज़ की आप अवधारणात्मक व्याख्या करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें टाइम लगता है और वो टाइम जो होगा बाद में आपको अच्छा लगेगा, बाद में आपको अच्छा अनुभव करवाएगा। तो इसीलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और भैया अगर टाइम नहीं देना है तो फिर आप जो है जो इच्छा आप अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन टाइम देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो है सारे प्रश्नों को हल करके आएंगे। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। आर्थिक कारक यानी आर्थिक कारणों से, मतलब पैसों के मामलों में अगर देखा, आर्थिक कारक मतलब होता है पैसे वाला क्षेत्र यानी इकोनॉमी वाला क्षेत्र। तो कुल मिलाकर के इससे पैसे से किस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है इसको हम देखेंगे। इसके विभिन्न पहलू होते हैं, ठीक है, उन पहलुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने यहाँ पे स्लाइड है आर्थिक कारक तथा सामाजिक परिवर्तन, यानी समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें आर्थिक कारकों की क्या भूमिका है या क्या योगदान है, देख लेते हैं। जिस प्रकार मित्रों यहाँ पे एक उदाहरण से समझिए,
जिस प्रकार शरीर के सभी अंग मिल करके शारीरिक संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब जैसे विभिन्न कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी तमाम सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं एक ही कैटेगरी की तो उसको ऊतक कहते हैं। बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो उसको अंगक कहते हैं। अंगक मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है, और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो एक बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार से अंग तमाम सारे मिलकर के शरीर संरचना बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, आर्थिक ढांचे अथवा आर्थिक संरचना का निर्माण जानते हो किससे होता है मित्रों, तो इसके भी कई कारक होते हैं। उन सभी को जब मिला लिया जाता है तो क्या बनता है, आर्थिक संरचना या फिर आर्थिक कारक बनता है। एक ध्यान होगा, वीडियो हमने ये बताया था कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बिना याद किए हुए कैसे लिखें। अब इसी में पूछ लिया जाता आपसे, इसे सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों की विवेचना करिए। तब आप यहाँ पे आपका आईक्यू, यहाँ पे इंटेलिजेंट कोशेंट जो आपका होता है यानी आईक्यू, ठीक है। अब वहां से आपको दिमाग लगाना कि आर्थिक कारक क्या होते हैं। बस आर्थिक कारक अगर आप समझ गए कि आर्थिक कारक क्या होता है तो आप इस प्रश्न को पूरा कर लेंगे। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन आप जानते हैं, समाज में परिवर्तन होने की कला को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत हम जो है किसी चाहे नए की ओर आगे बढ़े, चाहे पुराने की ओर आगे बढ़े, चाहे हमारा जो है बढ़त हो रही हो या फिर जो है हमारा डिग्रेशन हो रहा हो, नीचे जा रहे हो हम, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक। सॉरी। तो यही होता है, हम क्या बता रहे थे, तो हमने उसमें बताया था आर्थिक कारक। तो इसमें आर्थिक कारक के तमाम सारे पहलू होते हैं। उन पहलुओं में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे उन पहलुओं में आपका उपभोग आता है, ठीक है, उत्पादन आता है, वितरण आता है, आर्थिक नीतियां आती हैं, औद्योगिकरण आता है, ठीक है, श्रम विभाजन आता है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा आती है। ये सारे मुद्दे होते हैं जो कि आर्थिक कारकों में आपको लिखने होते हैं। तो बस आर्थिक कारक आपको जिससे पूछा जाए आर्थिक कारक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मुद्दे। तो आर्थिक कारक में उपभोग की प्रकृति पे आपको थोड़ा लिखना होगा, उत्पादन का स्वरूप कैसा होता है इस पे लिखना होगा, वितरण की कैसी व्यवस्था है इस पे लिखना होगा। तो मैं सभी बता दूंगा, वितरण क्या होता है, आर्थिक नीतियां क्या होती हैं, ठीक है, उपभोग क्या होता है। इन सभी का मतलब हम आपके शब्दों में एकदम से देहाती भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके एकदम से माइंड में सारी चीजें सेट हो जाएं। देखिए, तो जिस प्रकार से तमाम सारे अंग मिलकर के शरीर संरचना का निर्माण करते हैं। अब ये उदाहरण है, ये उदाहरण आप ध्यान रखेंगे, ये उदाहरण आपको याद हो जाएगा, आप कॉपी में इसको लिख देंगे, अच्छा नंबर मिलेगा। कोटेशन उदाहरण, कोटेशन उदाहरण ये सारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कॉपी लेखन में, ठीक है। तो कोटेशन मतलब कथन वगैरह अगर किसी का मिल जाए, आपको याद है तो लिख देंगे तो बड़ा बड़ा बढ़िया नंबर मिलता है। अगर नहीं भी याद है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसको लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। बस विद्वान का नाम आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत उनसे रिलेटेड होना चाहिए। देखिए, तो हाँ, उसी प्रकार उसी भांति आर्थिक ढांचे या आर्थिक संरचना का निर्माण कई कारक मिलकर के करते हैं। इन आर्थिक कारकों के अंतर्गत उपभोग आता है, विनिमय आता है। उपभोग क्या होता है यहीं पर समझ लीजिए। उपभोग जैसे कि कोई वस्तु है उसका आप क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं। उपभोग की अंग्रेजी यूज होता है। तो यूज मतलब जब किसी वस्तु का आप यूज करते हैं तो वो आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है, ठीक। उसके अंदर विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको पूरा इकोनॉमिक का पैटर्न समझा देता हूँ, एक उदाहरण बस। जैसे कि आप मान लिया कोई जो है जमीन जायदाद है, अब वहां पे आप रह रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब कोई जो है स्थान है, तो वो क्या हो गया, स्थान क्या होगा, एक प्राकृतिक अवस्था हो गई। मान लिया कोई स्थान है, वहां पे क्या है, कोयला पाया जाता है, ठीक। अब कोई स्थान है, मान लिया ये स्थान है, यहाँ पे कोयला पाया जाता है, तो यहाँ पे कोयले को खनन के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लाई जाएंगी, फैक्ट्रियाँ लाई जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कोयला पाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं वितरण, ठीक है। यहाँ पे कोयला पाया जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, वितरण। यानी कोयले का वितरण कहाँ कहाँ पर है, तो उसी को क्षेत्र को हम कहते हैं कोयला का यहाँ पे वितरण है, यानी वितरण। तो आर्थिक परिवर्तन मतलब अर्थशास्त्र में इसी को वितरण कहा जाता है। तो जहां पे अगर कोई वस्तु पाई जा रही है उस स्थान को वितरण कहा जाता है। पूछता नहीं कि चावल उत्पादन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, उसका वितरण दीजिए, विवरण दीजिए, ठीक है। या फिर आपसे पूछ रहे हैं वितरण की व्याख्या कीजिए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। तो ये सारी चीजें होती है। तो वितरण ये हो गया आपका। अब जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आती हैं वो क्या करेंगी, तो फैक्ट्रियाँ आएंगी भैया, यहाँ पे कोयले का क्या करेंगी, उत्पादन करेंगी। क्या करेंगी, उत्पादन करेंगे, यानी जो कोयला अंदर दबा हुआ है उसको निकालेंगी बाहर, उनकी मरम्मत करेंगी और शुद्ध कोयला आपको बनाकर देंगी। तो क्या फैक्ट्रियां जो होंगी और वो क्या करेंगी, उत्पादन करेंगी। तो वितरण क्या हो गया, कोयला पाया जा रहा है। उत्पादन क्या हो गया, उत्पादन उसको निकाला जा रहा है, यानी फैक्ट्री आकर के निकालती हैं। उसके बाद में क्या होगा,
उसके बाद में क्या होगा मित्रों, तब उत्पादन हो गया। उसके बाद में जब उत्पादन होगा तो उसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। उत्पादन के बाद में क्या करेंगे, विभिन्न स्थानों पर सप्लाई कर देंगे। ठीक है, सप्लाई कर देंगे उसको। सप्लाई करने के बाद में क्या होगा, यानी सप्लाई करने के बाद में दुकान में, सब दुकानों में फिट हो जाएगा सामान, कोयला। अब आप जो है कोयला खरीदने जब जाते हैं दुकान पे, तो कोयला खरीदने जाते हैं, तो कोयला खरीदने के लिए जब आप जाते हैं तो कहता है कि हाँ इतने रुपए किलो कोयला है, या 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जो भी आपका रेट चल रहा हो, तो कोयला बता 10 रुपए किलो है। तो आप उसको जब 10 की नोट देते हैं जिसमें लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए मतलब देने का वचन अदा करता हूँ, जब उसमें गवर्नर का सिग्नेचर होता है 10 रुपए पर, कागज की कीमत 10 रुपए है। जब आप उस दुकानदार को देते हैं, वो आपको कोयला 1 किलो तोल करके देता है और आप घर के लेके आते हैं। तो आपने उसको 10 रुपए का नोट दिया, उसने 1 किलो कोयला दिया, तो ये क्या होगा, यही हो गया विनिमय। यानी एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम विनिमय कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रहा है फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट, हमारे प्यारे भाई बहन आसानी से बीए सॉरी बीए की तैयारी कर सकें। ओके, तो बीए की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट एंड बीए करेकर यूट्यूब चैनल, दोनों को सब्सक्राइब करेंगे। आने वाले समय में आपको हर एक सब्जेक्ट संबंधित वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मैं क्या बता रहा था, वितरण। तो वितरण हो गया, कोयला पाया गया, वहां पे क्या हुआ, फैक्ट्री आई, लगाई, उसका उत्पादन किया, तो वो उत्पादन हो गया। वहां से माल इधर उधर आया तो उसका क्या होगा, वितरण या सप्लाई हो गई, वो भी एक ही चीजें हैं। ठीक, अब दुकानों में आ गए, वहां से आप खरीद करके लाए, यानी रुपया दे करके उसको कोयला खरीद लिया, वही विनिमय होगा। पहले विनिमय होता था कि चावल गेहूं बदल लेते थे आपस में, या फिर आप भी गांव वगैरह में देखते हैं कि तुम मेरा काम करवा लो, मैं तुम्हारा काम करवा लूंगा, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का विनिमय है, विनिमय। ठीक है, विनिमय। तो विनय के साथ में जो तमाम सारे कार्य किए जाते हैं, मतलब कि एक बराबर वस्तुएं दी जाती हैं। ठीक है, जैसे 1 किलो चावल तुम दे दो, 1 किलो गेहूं हम तुमको दे दें, तो ये विनिमय हो गया। या 10 रुपए का नोट हम दे दें, तुम कोयला दे दो, ये विनिमय होगा। ठीक, तो विनिमय समझ में आ गया। अब जब विनिमय करके आप कोयला लाते हैं तो उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। मान लिया समोसा की दुकान खोले हैं आप, तो उसमें यूज करेंगे, कोयला लगाएंगे, अंगीठी जलाएंगे, भट्टी में लगाएंगे कोयला, तो आप जो है उससे क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, मतलब यूज करेंगे उसको। तो कोयले को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर लिया आप, तो वही क्या हो गया, आपका उपभोग हो गया। क्या हो गया, उपभोग हो गया, बस। ठीक है, समझ गए। और इसी से संबंधित जो ये सारी चीजें करते हैं, जैसे फैक्ट्रियां आई वहां पे, अब जब वही फैक्ट्री आई तो उस पर सरकार जो होगी, सरकार जिस फैक्ट्री को भी देगी वो चीज करने के लिए कि कोयला यहाँ पे उत्पादन करो, तो तुम, तो उसमें क्या करेगी, उसमें टैक्स लगा देगी, यानी राजस्व। तो अर्थशास्त्र का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है राजस्व, यानी कर। तो टैक्स लगा देगी उस पर। तो ये हो गया कुल मिलाकर के अर्थशास्त्र। तो बस इन्हीं सभी मुद्दों को आपको इस वीडियो के अंदर समझना है। तो इनके कारण से समाज में कैसा प्रभाव पड़ता है, बस आइए समझ लेते हैं। तो समझ गए। तो उपभोग, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, आर्थिक कारकों के अंतर्गत तो उपभोग आता है। ठीक, उपभोग समझ गए, यूज करना, विनिमय समझ गए आप लोग की आदान प्रदान करना, वितरण समझ गए, कहीं पे किसी की वस्तु का पाया जाना। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक नीति समझ गए कि किन किन नीतियों के कारण से, जैसे कि भारत में ये नीति है कि फैक्ट्री को कह देंगे कि हाँ, इसे टूल प्लाजा आप लोग देखे हैं, टूल प्लाजा देखें, टूल प्लाजा में क्या होता है, टूल लेती है तो पहले जो सड़क बनाने का कार्य होता था सरकार करती थी, सरकार के पास पैसे होते नहीं थे तो उतना कर नहीं पाती थी, तो विकास नहीं हो पाता था। मनमोहन सिंह जी ने एक व्यवस्था लाई। मनमोहन सिंह जी जब जो है आपके मंत्री थे, कौन से मंत्री थे, मतलब जो ये मंत्री होते हैं पैसे वगैरह वाले, ठीक है, तो इकोनॉमी वाले मंत्री थे, अब वो ध्यान नहीं आ रहा हमको। तो ये मंत्री थे उस समय, ठीक है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री जिस समय निर्मला सीतारमण जो है मनमोहन सिंह, तो इन्होंने एक नियम लाया 1998 ईस्वी के आसपास, या उससे पहले का नियम है। तो नियम लाया कि जो है जो कंपनियां होंगी उन कंपनियों को हम कहेंगे कि तुम हमारे यहाँ सड़क बनाओ और उसके स्थान पर तुम टैक्स वसूल लो। ठीक है, विदेशों में ऐसे होता था। तो उन्होंने कहा कि तुम सड़क बनाओ और उसके बाद में 5 साल के लिए तुम उस पर टैक्स वसूल लेना, टूल प्लाजा लगा लेना अपना। ठीक, तो अब देखते हैं टूल प्लाजा लगा, उसके बाद में फिर जो है टूल प्लाजा हमें दे देना, ऐसे कहते थे। तो कंपनियां क्या करती हैं, कहती हैं कि 10 साल तक हम टूल प्लाजा लेंगे, हम आपकी ये सड़क बना देंगे। ठीक, तो सड़क बना देंगे, उस पर फिर टूल प्लाजा लगा देंगे। अब जो कार वगैरह आएंगी या फिर जो गाड़ी सामान जाएगी उससे टूल प्लाजा, मतलब उस पैसे मतलब टैक्स लेती गाड़ी से, देखते हैं सड़क पे जाती है गाड़ियाँ, तो टूल उसमें देना, टूल टैक्स देना पड़ता है। तो वो क्या हो गया, आप टूल टैक्स 5 साल 10 साल तक कंपनियां लेती रहेंगी। उसके बाद में क्या होंगी, कंपनियां जब टूल प्लाजा ले लेंगी, मतलब टूल उनका हो जाएगा पूरा कि हाँ 10 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद में जो है वो सरकार देखेगी फिर।
तो टूल प्लाजा फिर बाद में 10 साल के बाद में कौन देखेगा? सरकार देखेगी। जब जितने तय हो 5 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, तो फिर उसके बाद में सरकार देखने लगेगी। अब जो टूल प्लाजा का पैसा हो रहा है वो सरकार को मिल रहा है, तो सरकार इससे क्या होगी? प्रॉफिट में आती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये नीति किसकी थी? मनमोहन सिंह लाए थे इसको। आगे देखते हैं। तो वितरण, आर्थिक नीति, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। वस्तुतः ये आर्थिक कारक क्या हैं और ये किस तरह से सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका निभाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो उपभोग की प्रकृति के कारण से कैसे सामाजिक परिवर्तन होता है देखते हैं। मानव अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, मतलब तमाम प्रकार की इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की एक इच्छा पूर्ण होने पर दूसरी इच्छा तुरंत आ जाती है उसके मन में। ठीक है, मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कभी सुखी नहीं होता, ना कभी संतुष्ट होता है। ठीक तो कभी मनुष्य संतुष्ट होने वाला प्राणी नहीं। फलस्वरूप यह अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। स्वभाव से भी मनुष्य क्या है? परिवर्तनशील होता है और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु वह एक ही इच्छा के कई विकल्प ढूंढ लेता है। जैसे कि मान लेते हैं हम, आपको जो है यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी दूसरे से जाकर के पढ़ेंगे, आपने कॉलेज में पढ़ेंगे, आप बुक से पढ़ेंगे, तो कुल मिलाकर के आप अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें चुनते रहेंगे कि हमको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप भी चुनते हैं। ठीक, हम बताते चाहे जो हैं कि हमारे चैनल पढ़िए, ये है वो है, लेकिन आपकी जो इच्छा होगी वही आप करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि मनुष्य जो होता है अपने हिसाब से विकल्प चुन लेता है। इसलिए आप बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने लगे आपको। विकल्प के रूप में 4 प्रश्न देते हैं और 4 के चारों विकल्प आपको ऐसे लगेंगे जो सही लगेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होता है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि विकल्पों को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे हल करें। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो स्वभाव से मनुष्य परिवर्तनशील है, अपनी इच्छा के अनुसार वह परिवर्तित होता रहता है, तमाम प्रकार के विकल्प ढूंढ लेता है। जैसे गृह स्वामिनी जो होती है, यानी गृहिणी जो होती है, यानी जो महिलाएं होती हैं घर की, वो प्रतिदिन एक ही प्रकार की सब्जी रोटी ना बना करके उसमें प्रतिदिन परिवर्तित करती रहती है। जैसे कि अब एक दिन आलू समय, तो ऐसे हम हैं इस समय रूम पे अपने, तो आलू मटर की सब्जी 4 दिन से लगातार वही लाए थे, 1 किलो मटर वही बन रही है, अकेले हैं क्या करें। तो मतलब एकदम से ऊब गए हैं उससे, अब मटर खाने खाते खाते। अब आज जाएंगे साग वगैरह लाएंगे तो वो चीज़ें होंगी। ठीक, तो ऐसे क्या होता है जब गृहिणी होती है, डेली एक ही सब्जी नहीं बनाना चाहती, ना एक ही डेली, किसी दिन कढ़ी बनाएगी, किसी दिन कुछ भी बना देंगी, किसी दिन छोला बना दिया, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाती हैं। तो वही उदाहरण दे रहा है। इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे गृहिणी प्रतिदिन एक प्रकार की सब्जी रोटी ना बना करके उसमें प्रतिदिन परिवर्तित करती रहती है। यद्यपि व्यंजनों के उपभोग का उद्देश्य क्षुधा पूर्ति ही है, मतलब जैसे खाना है तो रोटी सब्जी से पेट भरेगा, छोला चावल से भी पेट भर जाएगा। ठीक है, और भी भोजन है, दाल चावल से भी पेट भर जाएगा। लेकिन अब वही चीज डेली खाते रहेंगे तो पेट नहीं भरेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एक ही वस्तु से क्या होता है, मनुष्य का जो है अंतरात्मा रूठ जाती है। इसलिए देखते हैं संबंध वगैरह भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, एक ही लोग रहते हैं जब साथ में। तो ठीक, तो क्या होता है, तो एक ही दिन मतलब सब्जी रोटी कितना दिन कोई खाएगा? वो ऐसे जनरली बात सोचे, सब्जी रोटी कितना खाएंगे आप एक ही दिन में, और डेली वही चलता रहेगा? नहीं, बदलेंगे भाई। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप अपने हिसाब से, हमने एक विकास का सिद्धांत आपको पढ़ाया होगा डार्विन का, भैया कहाँ भूल रहे हैं आप? तो डार्विन के सिद्धांत में हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि अगर आप प्रकृति के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं, प्रकृति आपका निरसन कर देगी। क्या कर देगी? निरसन, मतलब इलिमिनेशन, ये खत्म कर देगी। जैसे जो छोटे कद वाले जिराफ थे उनको खत्म कर दिया, डार्विन ने कहा था ऐसा, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन करती भी है प्रकृति। ठीक, देखते हैं। तो प्रतिदिन परिवर्तित करती थी। यद्यपि व्यंजनों का उपयोग, व्यंजन का मतलब होता है कि खाने जो वस्तुएं होती खाने की, जो जैसे रोटी सब्जी, दाल चावल, रायता, दही कढ़ी, ये सारी चीजें, तो इसमें क्या होता है, उद्देश्य क्षुधा पूर्ति ही होता है। पराठा वराठा हो गया, आलू भरा, तो क्षुधा पूर्ति मतलब भूख मिटाने के लिए होता है। परंतु मनुष्य अपने स्वभाव के कारण उसमें परिवर्तन करता रहता है। जब समाज के अधिकांश व्यक्ति उपभोग के साधनों का एवं सुविधाओं का सामान्यतः जुटा लेते हैं, सुविधाओं को पूर्ण रूप से, मतलब तमाम सारी सुविधाओं को जुटा लेते हैं, का गति जो होता है उसमें सामान्य मतलब से अलग हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन की गति भी सामान्य होती है, परंतु समाज के अधिकांश व्यक्ति जब उपभोग के साधनों को नहीं जुटा पाते तो जीवन स्तर गिर जाता है और निम्न जीवन स्तर परिवर्तन की गति को अवरोध उत्पन्न करता है। परंतु यह स्थिति शीघ्र ही आमूल चूल परिवर्तन का कारण बन जाती है। जीवन स्तर ऊंचा होने पर सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है और व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु पुरानी मान्यताओं, प्रथाओं और अतार्किक व्यवहारों को त्याग देते हैं। मतलब ये जैसे जैसे मनुष्य के व्यवहारों में या फिर उसको अच्छे अच्छे तरीके
जैसे देहाती भाषा समझिए, मक्के की रोटी खाते थे, जौ की रोटी खाते थे, बाजरा की रोटी खाते थे, ज्वार की रोटी खाते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, तकनीकी का विकास हुआ। तकनीकी के विकास के साथ साथ क्या हुआ, लोगों के पास पैसों की भी वृद्धि हुई। जब लोगों के पास पैसों की वृद्धि हुई तो लोग चावल गेहूं बोने लगे, और जब चावल गेहूं बोने लगे तो चावल का मतलब जो है धान का चावल खाने लगे। ठीक है, उसके बाद में रोटी वगैरह मक्के जो है उसके खाने लगे, किसका जो है गेहूं का खाने लगे। तो ये सारी चीजें, तो परिवर्तन होता है समाज में। तो कुल मिलाकर के समाज में परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तमाम प्रकार की चीजें हो सकती हैं घटित। तो इसमें जो उपभोग की प्रकृति यानी खाने पीने से भी समाज में परिवर्तन होता है। जब आप सही तरीके से स्वस्थ रहेंगे खा पी करके, तो आपका माइंड भी उसी हिसाब से चलेगा। तो आप पुरानी परंपराओं को त्यागेंगे और नए नए प्रकार के शोध करते रहेंगे, जिससे समाज में परिवर्तन होता रहेगा। कहने का इसका मतलब यही था। ज्यादा उस पर भाषा में मत जाइएगा, जो लिखी है यहाँ पे भाषा, इस भाषा में बिल्कुल भी मैं इसीलिए जो है इसीलिए समझाता हूँ आपको कि ताकि समझ में आ जाए। इन भाषा का बिल्कुल भी आपको एग्जाम में प्रयोग नहीं करना है। इन भाषा का कुछ प्रयोग करना है आपको, बाकी जो मैं बता रहा हूँ उदाहरण वगैरह आप अपने हिसाब से, आप अपनी अंतरात्मा से जो बातें उस टॉपिक के प्रति निकल रही हैं उसको लिखेंगे, ज्यादा नंबर मिलेगा। अगर आप नकल करके लिखते हैं नंबर उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन पता होनी चाहिए टॉपिक, टॉपिक पता हो और अपने हिसाब से अपने दृष्टिकोण से उसको लिखेंगे, बेटर नंबर मिलेगा सबसे। आगे देखते हैं उत्पादन का स्वरूप। उत्पादन का स्वरूप देखिए, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने में भी परिवर्तन सभी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। मतलब जैसे कि अब मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के तरीकों में, जैसे कोई चीज उत्पादन करना है तो पहले क्या होता था, उत्पादन से गेहूं बोना था तो पहले लोग क्या करते थे, मान लिया गेहूं का उदाहरण दे दूं मैं, तो गेहूं बोने के लिए पहले सिंचाई करते थे कुआं वगैरह से, ढेकुली से, नहर से, मतलब नहर से तालाब से पानी भर भर के सिंचाई करते थे, तो इसलिए गेहूं वगैरह हो नहीं पाता था सही से। ठीक है, ना तो उत्पादन के साधन थे, ना बीज उस समय के उतने जो है आगे थे, डेवलप थे, ना तो तकनीकी व्यवस्था उतनी डेवलप थी। तो क्या होता था, दूसरे प्रकार से होता था। लेकिन तकनीकी का विकास हुआ, उपभोग के साधनों की वृद्धि हुई, लोगों के पास पैसों की और अधिकता हुई, लोगों ने क्या किया, तमाम प्रकार की और चीजें व्यवस्था करनी शुरू कर दी। और अब गेहूं जो हो रहा है उसमें इंजन का प्रयोग करके सींच रहे हैं, मोटर का प्रयोग करके सींच रहे हैं, लोग नहरों का प्रयोग से सींच रहे हैं। तो सिंचाई के साधन में भी परिवर्तन हुआ, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो यही है इसका मतलब कि जो उत्पादन का स्वरूप है वो भी चेंज हुआ है। यानी पहले कोयला निकालने के लिए कुदाल से लोग उससे उससे निकालते थे, अब जो है जेसीबी वगैरह आ गई उससे निकालते हैं। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो बस यही परिवर्तन है। तो मार्क्स ने बताया कि यदि उत्पादन के साधनों को उनका पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो जाता है तो समाज व्यवस्था संगठित रहती है। यानी उत्पादन के साधनों का अगर पूर्ण रूप से प्रतिफल, मान लीजिए उत्पादन कर रहे हैं उनका पूर्ण रूप से जो चाहते हैं वो मिल गया तो समाज संगठित रहेगा। परंतु अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का एकाधिकार हो जाएगा। जैसे उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे पहले था क्या होता था, पूंजी पर, जैसे जो भूमि थी, भूमि एक उत्पादन का साधन है, तो भूमि पर एक पूंजीपति वर्ग थे, उनका आधिपत्य हो गया था, राजा महाराजा लोग, तो वो एक आधिपत्य हो जाता है। ठीक, तो वही चीजें आप ध्यान रख सकते हैं इसको कि पहले आधिपत्य था लेकिन अब उसमें भी परिवर्तन हो गया, उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई। इस प्रकार से देखते हैं, बदला नहीं, सारी चीजें बदल गई। अब जो है भूमि सुधार आंदोलन आया बहुत प्रकार का, तो ये सारी चीजें हो गई। तो उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का एकाधिकार हो जाता है, परिणाम स्वरूप असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो क्रांति के लिए उत्तरदायी हो जाती है। अन्य विद्वानों के अनुसार जैसा उत्पादन का स्वरूप होगा वैसा ही सामाजिक ढांचा भी होगा। तो उत्पादन का स्वरूप जैसा होगा वैसा सामाजिक ढांचा होगा। ये कार्ल मार्क्स जो है ना, ये हमेशा गरीबी और अमीरी की बात करते हैं। बात ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आपको वर्ग संघर्ष या वर्ग से संबंधित कोई चीज बात करी जाए तो आप कार्ल मार्क्स जो है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है तो कार्ल मार्क्स लगाइएगा। सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, अगर पूछा जा रहा है वर्ग संघर्ष की विचारधारा बताइए, तो वर्ग संघर्ष मतलब होता है कि अमीरी गरीबी के बीच का डिफरेंस, और किसने बताया? तो कार्ल मार्क्स ने बताया। हमेशा यही ध्यान रखिए, वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने बताई? इसने, इन्होंने ही बताई। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य विद्वानों के अनुसार जैसा स्वरूप होगा वैसा सामाजिक ढांचा ही होगा। लघु उत्पादन कम सामाजिक गतिशीलता का द्योतक है, यानी छोटा जो उत्पादन होता है उसमें कम गतिशीलता होती है, सामाजिक परिवर्तन कम होता है। लेकिन जो बड़े पैमाने होते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, वो गतिशीलता का अधिक कारक है। अब यहाँ पे एक उदाहरण आप बांध कर ले सकते हो कि समाज पर से कोई जो है गांव बसा है, वहां पे जो है के चक्कर में नदी का पानी इधर उधर फैल जाएगा, जिससे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जब जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी उस एरिया में, तो वहां के लोग विस्थापित हो जाएंगे, यानी भागने लगेंगे इधर उधर, और उनके सामाजिक परिवर्तन, मतलब उनके समाज में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, वो अलग जाकर के बसेंगे, विस्थापन हो जाएगा। तो ये सारे मुद्दे आप समझ सकते हैं। यदि जीवन यापन का मुख्य व्यवसाय कृषि है तो सामाजिक व्यवस्था पर भूमिपतियों का एकाधिकार होता है, अभी हमने बताया नहीं था।
यदि उद्योग धंधों द्वारा जीवन यापन किया जा रहा है तो बड़े बड़े उद्योगपतियां उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। पूंजीपतियों का समाज में प्रमुख स्थान होता है। इस प्रकार उत्पादन का स्वरूप सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित व परिवर्तित करता है। मार्क्स की मान्यता है कि जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। किसने कहा? मार्क्स ने कहा कि जब उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। यानी जब किसी चीज को उत्पादन में परिवर्तन, जैसे कि देखो भैया यार, अपने खुद समझो इसको, एकदम दिमाग से, देहाती भाषा में अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा विश्लेषण करो, अपने दिमाग को ठोको थोड़ा सा कि कैसे होगा, ये कैसे परिवर्तन होता समाज में। तो भैया जब उत्पादन की प्रणाली बदल रही है, तमाम सारे तकनीकी क्षेत्र बदल रहे हैं, ठीक, तो उसमें भी परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं वितरण की व्यवस्था। वितरण, आइए देखते हैं वितरण की व्यवस्था में क्या है। देखो भैया, वितरण की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था से तात्पर्य उत्पादित वस्तुओं का समाज में सदस्यों में विभाजन होता है। ठीक, कहाँ कहाँ पे सारी चीजें बड़े से सप्लाई हमने बताया नहीं था कि वितरण में ये भी शामिल होता है। तो वही समाज के सदस्यों में विभाजन होता है। प्रत्येक समाज में अलग अलग ढंग से आर्थिक व भौतिक साधनों का वितरण होता है। कहीं पर राज्य के द्वारा यह वितरण किया जाता है तो कहीं पर स्वतंत्र वितरण व्यवस्था पाई जाती है। अभी हाल फिलहाल में कोरोना काल में जो दिल्ली बंबई से जो या फिर जो है कहीं से भी लोग आ रहे थे भाग करके, जो मजदूर वगैरह थे, उनको कहीं कहीं पे तो सरकार के द्वारा भोजन वगैरह करवाया जा रहा था, और नहीं तो कहीं कहीं पे निजी लोग अपने अपने खुद के जो धनी लोग थे वो करवा रहे थे। हालांकि ये धनी लोगों को करवाना चाहिए, जो अमीर हो, ज़्यादा पैसे हो उनके पास। ये ऐसे जो गरीब है उनकी सहायता बिल्कुल करनी चाहिए। कभी भी मतलब गरीब लोगों को या फिर ऐसे देखें, हीन भावना से मत देखिएगा आप लोग। तो गरीब लोगों को की सहायता अमीर लोगों को बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें अगर सहायता करने जाते हैं तो उसमें आपको उल्टा जो है परिणाम होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, जैसे कि ये बाबा का ढाबा एक आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था। तो बाबा के ढाबा का वो एक यूट्यूबर आया था, उसने करा था, तो फिर उसमें हो गया था, कुछ दिक्कत हो गई थी। ठीक है, 5 लाख कह रहा कि हमसे लेकर के चले गए, तुम्हारा पैसा था वो। भाई जैसे कोई व्यक्ति कर रहा तुम्हारे लिए, तुमको 5 लाख की कमाई करवा दे तो खुद भी तो 1-2 लाख रखेगा। तो वो सारी चीजें, ठीक। तो वितरण की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था से तात्पर्य उत्पादित वस्तुओं के समाज में सदस्यों में वितरण से होता है। प्रत्येक समाज में अलग अलग ढंग से आर्थिक व भौतिक साधनों का वितरण किया जाता है। कहीं पर राज्य के द्वारा वितरण किया जाता है तो कहीं पर स्वतंत्र वितरण व्यवस्था पाई जाती है। यदि सभी समाजों में मतलब यदि सभी व्यक्तियों को समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी साधन उपलब्ध हो जाए तो शायद कोई आर्थिक समस्या भी नहीं रहे। परंतु समाज में कुछ कुछ को तो आधिकारिक सुविधा उपलब्ध हो जाती है। जैसे कुछ को लाल बत्ती पहले मिलती नहीं थी, तो कुछ को लाल बत्ती मिल जाती है। जैसे तो उससे क्या करते हैं, समाज में आसान तो क्रांति का आह्वान होने लगता है। जैसे जब कोई व्यक्ति हो बगल में, आप भी 10 साल के और 2 भाई हैं आप लोग, और आपके पिताजी हैं, अगर लाते हैं 10 रुपए तो 10 में से 8 रुपए आपके भाई को या 6 रुपए आपके भाई को देते हैं, 4 आपको देते हैं। तो ये गलत बात है ना। एक किसी ना किसी दिन तो आप कहेंगे कि पापा उनको 6 क्यों देते हो, हमको 4 क्यों देते हो, 5-5 दो ना, दोनों के बराबर संतान है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब ऐसा नहीं हुआ तो आप जो है समाज में परिवर्तन करना चाहेंगे। वैसे वो बच्चा पापा के खिलाफ अपने नहीं बोलता जब 5-5 देते, लेकिन जब वो 6-4 का वो भेदभाव कर दिया तो तुरंत बोलेगा, यानी परिवर्तन हो गया समाज में। मतलब पिताजी से जवान लड़ा देगा तुरंत। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं ऐसे। तो जबकि कुछ नहीं रहे, परंतु समाज में कुछ तो आधिकारिक सुविधा उपलब्ध हो जाती कुछ को, जबकि कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं को भी नहीं पूरा कर पाते। यानी कुछ लोग भूखों मर रहे हैं और कुछ लोग टाटा सफारी में घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इससे क्या होता है, गरीब लोग जो है एकदम से क्रांति का आह्वान करने लगते हैं। जैसे पूंजीपति वर्ग पहले हुआ करते थे, सर्वहारा वर्ग हुआ करते थे, तो उन दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता था, जिससे समाज में परिवर्तन होता था। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये समझिए आप लोग कि इस प्रकार प्रत्येक समाज में व्यक्तियों को कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान विभिन्न तरीकों से ढूंढता है, जो सामाजिक परिवर्तन की धन, संपत्ति एवं साधनों के असमान वितरण के कारण ही समाज में एक अधिकार व पूंजीवादी व्यवस्था जन्म लेती है। पूंजीवाद का विरोध करने के कारण के लिए साम्यवाद व समाजवाद की नींव रखी गई। पहले पूंजीवादी व्यवस्था थी। पूंजीवादी व्यवस्था मतलब होता है सभी, जैसे कोई देश है वहां पे सभी चीजें प्राइवेट हों। जैसे अभी भी जो है प्राइवेट जो है क्या हो रहा था आपका, ठीक है, निजीकरण हो रहा था सभी संस्थाओं का। तो सरकारी में क्या होता है, पहले जो पूंजीवादी था, मतलब कोई कार्य होगा तो पूंजीवादी व्यवस्था, यानी जो अमीर लोग होंगे, जैसे एक जो है सिम चलता है बीएसएनएल का, एक वोडाफोन का। तो वोडाफोन क्या है, वोडाफोन आपका जो है वो प्राइवेट है, लेकिन जो बीएसएनएल है वो क्या है, सरकारी है। ठीक, तो जो बीएसएनएल मतलब जो पहले हुआ करता था,
तो वो केवल पूंजीपति वर्ग लोग हावी थे, उन्हीं अपने धंधा वगैरह खोलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, समाजवाद यानी साम्यवाद का विकास हुआ। कार्ल मार्क्स इसके उत्तरदायी माने जाते हैं। इसका विकास हुआ, तो इसका विकास हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, लोग सरकारी मतलब अलग अलग देश जो है वो सरकारी चीजें भी लॉन्च करने लगे। जैसे जो अमेरिका था वो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है अभी भी, और जो रूस है वो समाजवाद या साम्यवाद पर आधारित है, ठीक। और भारत किस पर आधारित है, तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों पर आधारित है, ठीक है। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी मिलते हैं और प्राइवेट स्कूल भी मिलते हैं। सरकारी बस भी चलता है, प्राइवेट बस भी चलता है, सरकारी ट्रेन, प्राइवेट ट्रेन, सब प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो वही सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। लेकिन जो है रूस में क्या, अमेरिका में प्राइवेट स्कूल है, ठीक। तो जहाँ पे प्राइवेट मतलब निजीकरण से कारण क्या होता है, लोग मतलब आलस से नहीं करते। सरकारी कर्मचारी लोग आलसी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, ठीक। तो इसीलिए प्राइवेट मतलब जो है कर रहे थे प्राइवेटेशन, मतलब जो है निजीकरण। तो कुल मिलाकर के पूंजीवाद का विरोध करने के लिए समाजवाद का नींव पड़ा, जिससे जो है संपत्ति के समान वितरण पर जोर देती है। पूंजीवाद और समाजवाद वितरण की भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था पर आधारित है। इस प्रकार जब एक प्रकार की वितरण व्यवस्था होती है तो समाज में परिवर्तन घटित होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है चौथा, आर्थिक नीतियां। उत्पादन, उपभोग एवं वितरण को सुव्यवस्थित या व्यवस्थित रखने के लिए आर्थिक नीतियों का प्रयोग किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। यदि ये नीतियां राज्य के हस्तक्षेप द्वारा लागू की जाती तो राज्य समाज के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को जुटाने का प्रयास करता, परंतु राज्य का हस्तक्षेप न होने पर, हस्तक्षेप मतलब उसमें प्रवेश करना, हस्तक्षेप मतलब उसमें इंक्लूड होना, ठीक। राज्य का हस्तक्षेप न होने पर उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का एकाधिकार हो जाता है, यानी पूंजीपतियों का, और सामाजिक व्यवस्था में इससे प्रभाव मतलब सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हुआ, फलस्वरूप अनेक सामाजिक परिवर्तन घटित हुए, ठीक। तो जब भी सामाजिक मतलब कुछ आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन होगा। जैसे भैया मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लिया जैसे बैंक है, बैंक ने क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया कि लोन लो हमसे फ्री में, मतलब 2% पर देंगे ब्याज पे हम लोन तुमको। तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो बहुत सारे धंधे खोलेंगे, उद्योग धंधे खोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होगा। तो समाज, अगर देखते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री या फिर ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखें इंडस्ट्री फैक्ट्री ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उसी को औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या होता है, किसी जमीन जायदाद या फिर किसी निश्चित भूभाग में क्या होता है, उद्योगों के विकास को हम औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण से नगरीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण का तात्पर्य मशीनों द्वारा तीव्र गति से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना है। जैसे पहले लघु उद्योग हुआ करता था, हाथकरघा यानी हाथों से सूत वगैरह बुनते थे, गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा। तो वो अब क्या हो गया, वो सारी चीजें अब हम उसको कैसे करते हैं, अब मशीनों से सारी चीजें। अब देखते हैं पहले महिलाएं क्या करती थी, स्वेटर बुनती थी, सिलाई लेकर के बैठ जाती थी छत पर के, और 4-6 महिलाएं गांव की या फिर कहीं की भी, शहर की भी, तो क्या छत पे बैठ जाती थी और स्वेटर बुनना प्रारंभ कर देती थी। और स्वेटर बुनते बुनते शाम हो जाती थी, स्वेटर बुनती रहती थी, ठीक। तो वो प्रक्रिया जो थी वो पहले करती थी, लेकिन अब क्या है, अब स्वेटर नहीं कोई बुनना चाहता, और उससे पहले बुनने में ज़्यादा समय भी लगता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब नए नए तरह तरह के जो है मशीनें चली, उससे कपड़े बनने लगे। जैसे आप स्वेटर बुनती थी वैसे मशीन बना रही है सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, विकास हुआ, परिवर्तन हो गया। अब कौन छत पे बैठता, ना किसी को टाइम है बैठने का, ना किसी को बात करने का टाइम है, ठीक। तो कुल मिलाकर के औद्योगिकरण हो गया। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरीकरण, विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन बढ़ा है। तो श्रम विभाजन बढ़ा है, मतलब तमाम प्रकार के साधन मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में विशेषीकरण बढ़ा है, एक जो है विशेषीकरण मतलब एक कि हम क्या करते थे, सारी चीजें करते थे विभिन्न प्रकार के साधनों से। लेकिन अब किसी एक ही साधन, जैसे जेसीबी से अब क्या करते हैं, हम सड़क भी बना लेते हैं, और भी प्रकार की चीजें कर लेते हैं जेसीबी से। लेकिन पहले होता सड़क बनाने के लिए कुदाल का प्रयोग, किसी से संबल का प्रयोग किया, मतलब इसी प्रकार से करते थे। तो आप समझ सकते हैं उसको। तो विशेषीकरण मतलब किसी एक को विशेष महत्व देना। उसके बाद में औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण से नगरीकरण को बढ़ावा मिला, विशेषीकरण को बढ़ावा मिला, श्रम विभाजन बढ़ा, खान पान व रहन सहन में परिवर्तन हुआ, छुआछूत जाति पाति के भेदभाव में कमी आई, शिक्षा का प्रचार हुआ या प्रसार हुआ, रूढ़वादिता अंधविश्वासों में कमी हुई है। रूढ़वादिता समझते हैं आप लोग, रूढ़ी जो पुरानी परंपरा को मानने वाले, अंधविश्वास मतलब एकदम से आंख मूंद करके जो कुछ कहो, धार्मिक गुरु कहें वो मान लो। भेदभाव में कमी आई, शिक्षा का प्रचार हुआ, तार्किक व्यवहार हुए, नए विश्वास पनपे लोगों में, स्त्रियों की शिक्षा में प्रचार प्रसार हुआ, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। स्त्रियों की नहीं, स्त्रियों को पहले भोग की वस्तु समझाता था, अब स्त्रियों के प्रति सहानुभूति है। प्रसाद जी ने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। क्या बात कही जयशंकर प्रसाद ने।
वाह भाई, नारी के प्रति सहानुभूति तो छायावाद में आपको कूट कूट कर मिलेगी। ठीक है, बाकी बिहारी बिहारी जी थे तो भोग की वस्तु समझते थे सब। तो कुल मिलाकर के सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी नारी की, नारी के प्रति सहानुभूति आई, नारी को एक माता के भाव से देखा जाने लगा। नारी को माता के भाव से इसीलिए देखा जाता है क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में गलत मानसिकता ना आए, ठीक है, दूषित मानसिकता ना हो। इसीलिए भारत माता कहते हैं हम लोग, भारत माता कहते हैं। भारत माता की तस्वीर हम एकदम से युवा बनाते हैं ताकि भारत माता को जब हम देखें तो हमें लगे कि कोई के बाद में हमें ये ना पता चले कि मतलब इसके साथ कुछ मतलब गलत व्यवहार या फिर उसके हिसाब से मतलब देखें हम, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मतलब, तो इस प्रकार से स्त्रियों की प्रतिष्ठा अपने समाज में, भारतीय समाज में सबसे ऊंची मानी जाती है। दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिष्ठा कहाँ की महिलाओं की? अपने भारत में है। और महिलाओं को हम लोग शुरुआत से जो है जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादय गरीयसी, यानी यानी जन्म देने वाली और जन्मभूमि, इसको हम भारतीय लोग बहुत अच्छा मानते हैं, स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तो ठीक है, माताएं बहुत जो है, बहनें माताएं जो स्त्रियां होती हैं, लक्ष्मी का अवतार होती हैं एक प्रकार से कह ले तो, ठीक। लेकिन अब कुछ मानसिकता में इन लोगों के परिवर्तन फिर होने लगा है। नहीं तो पहले लिखा जाता था, तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ेंगे, नार विवश नर सकल गोसाई, नाचह नट मरकट की नाई, मोह सकल व्याधिन के मूला। तमाम प्रकार की बातें थी वो पहले लिखा जाता था, नारी के प्रति थोड़ा उदात्त भावना, मतलब लोग नारी के, जब इसे तुलसीदास जी ने लिखा तो नारी से मतलब उनकी जो है, उन्होंने कहा कि आस्ते सर्वमय, तो हिंदी का टॉपिक है उसमें हम नहीं जाते हैं, चलिए। तो देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और व्यापार में वृद्धि हुई, सभी परिवर्तनों में सामाजिक व्यवस्था को झकझोर दिया। परिणाम स्वरूप इससे क्या हुआ? नवीन तरह के परिवर्तन होते रहे समाज में। तो औद्योगिकरण सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है समाज परिवर्तन का। आगे देखते हैं, श्रम विभाजन। उत्पादन का कार्य केवल एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता, वरन उसके लिए अनेक व्यक्तियों के उपयोग की आवश्यकता होती। विशाल पैमाने पर उत्पादन के लिए भी आवश्यकता है कि कार्य का विभाजन किया जाए। तो कार्य का विभाजन किया जाए, इसे ही श्रम विभाजन कहते हैं। यह श्रम विभाजन औद्योगिकरण का परिणाम है जिसने विशेषीकरण को बढ़ावा दिया। इस प्रकार आज के युग में श्रम विभाजन व विशेषीकरण ने क्या करा है? पारस्परिक निर्भरता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। एक कार्य अथवा एक प्रकार के उत्पादन हेतु उत्पादनकर्ता को कई लोगों पर निर्भर करना रहना पड़ता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण में वृद्धि ने समाज में अनेक परिवर्तन करे हैं। पहले समाज में होता था, वर्ण व्यवस्था पर सारी चीजें होती थी। तो वर्ण व्यवस्था श्रम व्यवस्था का निर्धारण करती थी कि ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा। यानी ब्राह्मणों से मुखामासीत बाहुराजन्य करता ऊर्ध्वस्य वैश्यापादाभ्याम शूद्र अजाता। ठीक, ये चीजें निर्धारित करती थी कि लोग व्यक्ति क्या करेंगे। यानी ब्राह्मण अध्यापन करेगा। अब अध्यापन हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग पढ़ाते हैं। पहले क्या होता था, क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे। आज क्या मिलिट्री में या फिर उसमें आप जो है यादव हैं, या फिर आप जो है कुछ ही किसी भी कास्ट के हैं आप, तो या फिर किसी भी धर्म के हैं, तो आप मिलिट्री में नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, आप खुले तरीके से जा सकते हैं। ठीक, भारत में यही तो सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि आप किसी तरीके से जा सकते हैं। मतलब आप किसी तरीके से नहीं, मतलब आप जो है उस जो परीक्षा होती है उसको क्वालिफाई करिए, फिर जाइए आप। तो आपको बाउंडेशन नहीं, धर्म जाति लिंग मूल स्थान जन्म प्रजाति विभेद के आधार पर आपके अंदर तनिक भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर करा जाता है तो आप अनुच्छेद 15 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ है, पहले श्रम व्यवस्था होती थी, क्षत्रिय सारी चीजें करते थे, क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे, अब सभी युद्ध लड़ते हैं। पहले ब्राह्मण शिक्षा देते थे, अब सभी लोग शिक्षा देते हैं। ठीक है, पहले क्या करता था, वैश्य ही दुकान वगैरह फिर व्यापार किया करते थे, अब सभी लोग व्यापार करते हैं। मतलब वैश्य मतलब बनिया वगैरह, तो वे लोग करते थे, अब सभी लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में पहले शूद्र लोग खेती करते थे, अब सभी लोग खेती करते हैं। तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ समाज में। तो श्रम व्यवस्था से क्या हुआ है, समाज में परिवर्तन हुआ है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं, 7वां है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है स्वतंत्र हो, आर्थिक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र हो अथवा नियंत्रित या प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष। तो मतलब वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा मतलब इकोनॉमिकल कंपटीशन। तो जो इकोनॉमिकल कंपटीशन होता है उसे वो चाहे स्वतंत्र हो, मतलब कि है स्वतंत्र ना सिर पर कोई भाव है मने करे जो सही, मतलब जो इच्छा हो करो। तो अगर स्वतंत्र है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, या फिर नियंत्रित है यानी कंट्रोल में है, तब प्रत्यक्ष हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, ठीक, या फिर अप्रत्यक्ष हो, सामाजिक परिवर्तन को अवश्य प्रभावित करते हैं। तो चाहे आर्थिक प्रतिस्पर्धा यानी ना दिखाई पड़ने वाली हो या दिखाई पड़ने वाली हो, अदिखाई पड़ने वाली मतलब होता है कि ना दिखाई पड़े, उसको अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष रूप से क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़े उसी को हम क्या कहते हैं भैया, तो मतलब दिखाई पड़ना उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, तो समझ गए ये लोग। और नियंत्रित हो चाहे स्वतंत्र हो, नियंत्रित मतलब कंट्रोल में हो,
ठीक है, कंपटीशन कंट्रोल में हो या फिर ना कंट्रोल में हो, कंट्रोल से ऊपर हो, तो भी किसी भी प्रकार का जो हो, सारी चीज़ें होती हैं जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा होती है, ये सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सफलता नए नए आविष्कारों को जन्म देती है, तो असफलता तनाव, वर्ग संघर्ष, कुंठा की द्योतक होती है। जैसे कोई आविष्कार करते हैं तो किसी धर्म को लेकर के कभी होता है कि गलत ठहराया जाता है, कभी किसी को, तो उसमें सामाजिक परिवर्तन भी होता है, लोगों के मन में निराशा भी होती है, कोई लोग खुश होते हैं, कुछ तमाम प्रकार की। जैसे कोई कानून बनता है समाज में, कोई कानून बना तो कोई कानून तो कोई खुशी है, कोई जो है उससे दुखी है। सीएए का मुद्दा देखा था आपने, तो कोई कोई दुखी था, कोई खुशी था। तो ये सारी मुद्दे हैं, ठीक। तो उसमें जो है सामाजिक परिवर्तन भी होता है कहीं ना कहीं पे। तो प्रतिस्पर्धा क्या हुआ, नए नए आविष्कारों को जन्म देती है, तो असफलता तनाव वर्ग संघर्ष कुंठा की द्योतक होती है। वैसे द्योतक मतलब होता है परिचय करवाती, उससे उससे उसके बारे में जानकारी देती है। वैसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा का अधिकतर संबंध संघर्षों से ही लिया जाता है। संघर्ष मतलब जो है वर्ग संघर्ष की विचारधारा, या जैसे सर्वहारा वर्ग और पूंजी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, इन दोनों के बीच का संघर्ष जो होता है, इसी से ले आता है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आधुनिक युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप मिल मालिक व मजदूर के बीच संघर्ष पनपते हैं। मिल मालिक के बीच में और मजदूर के बीच में संघर्ष उत्पादन बढ़ाएंगे। मूवी वगैरह में मिथुन उथुन चक्रवर्ती की मूवी आई थी, उसमें आपने देखा होगा बहुत बार इसे, ठीक है। मजदूर के लीडर रहते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, ठीक। तो उसमें आपने देखा होगा। तो संघर्ष पनपते हैं, तालाबंदी हो गया, हड़तालें होती हैं तमाम प्रकार के अपने विरुद्ध, मतलब जो है सरकार के विरुद्ध भी होती हैं, और जो है सबके विरुद्ध होती है भैया, चाहे वो जो है निजी वाला हो, यानी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, सभी लोग कभी कभी जो है धरना देते नहीं। अभी शिक्षा मित्र वालों ने दी थी कुछ दिन पहले धरना, ठीक। तो तालाबंदी, हड़तालें, मतलब जैसे भारत बंद का आह्वान लोग करते हैं। जैसे कि कभी कभी हुआ कि ये होने जा रहा है, कोई नियम आया तो भारत बंद, भारत बंद, दुकानें इतने दिन बंद रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो क्या मिल मालिक व मजदूर के बीच संघर्ष पनपते हैं, तालाबंदी, हड़तालें, तोड़फोड़ में वृद्धि होती है, मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु मतलब हेतु क्या किया जाता है, नवीन कानून बनाए जाते हैं, अनेक कल्याणकारी कार्य प्रारंभ करे जाते हैं, जिससे समाज में क्या होता है, एक सुचारू रूप से समन्वयता स्थापित होती है। इन सभी स्थितियों ने समाज में तमाम प्रकार के परिवर्तन करे हैं। उत्पादन, उपभोग, वितरण, श्रम विभाजन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये सारे कारक लिए महत्वपूर्ण कारक या फिर मूल रूप से उत्तरदायी है, ऐसा लिख देंगे आप। इसके बारे में हम बात करेंगे, जो है इसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 7 नंबर प्रश्न। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए फोन आ गया था किसी का। चलिए स्टूडेंट्स का ही था, जो है बीच बीच में फोन आता रहता है, कभी कभी तो वीडियो वो कट जाता है, ठीक। तो कुल मिलाकर के अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के सारी बातें पूरी हो गई थी, तब बाद में फ़ोन आया था। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर 7 के बारे में, और जानेंगे कि इसके जो है सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।